आप सभी लोगों का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास का विषय है भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक में हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत उसके जो मेन फीचर्स हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो पढ़ा है। इसी के साथ साथ उस प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। और इसके बाद पार्ट 1 जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, वो देखा है, पढ़ा है। इसी के साथ अगला जो पार्ट था, पार्ट 2, उसमें सिटीजनशिप के बारे में है, पिछली क्लास में वो भी लिया गया। और उसके बाद राइट पार्ट 3 में हमारे जो समता का अधिकार है वो हम लोगों ने भी देख लिया है। इससे संबंधित जो क्वेरीज होंगी वो आप लोग बाद में पूछेंगे हमसे, आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों को शंका है समाधान उसका किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आज का जो क्लास का मूल विषय है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, हम लोगों के संविधान में जो मेन फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएं, उसके अंतर्गत मैं पहले ही बता चुका हूँ। समता जो है, जस्टिस को सबसे पहले रखा गया है, फिर लिबर्टी को रखा गया है, इक्वालिटी को रखा गया है। हम लोगों के प्रस्तावना में भी है। जैसे अगर मैं कहूँ तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति जो सबसे नंबर 1 पे हमारे प्रस्तावना में रखा गया है। इसके बाद ही फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप ये आता है। यानी लिबर्टी को जस्टिस के बाद रखा गया और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। जो मौलिक अधिकार हैं, हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें 14 से लेकर के 18 तक हम लोगों ने देखा है, जो कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है, जिसमें सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष एक समानता की भावना के लिए सब समान माना गया है। कानून के समक्ष सभी समान हैं। आपका माइक म्यूट हो गया सर। हाँ, अब आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। क्या शुरू से ही अब ये मेरा म्यूट था क्या? नहीं, अभी जस्ट म्यूट हुआ था। अच्छा। तो अगर ऐसा म्यूट तो आप बोल भी सकते हैं एक आदमी, या फिर चैट बॉक्स में मुझे डाल देंगे तो मैं देख लूंगा उसे। चैट बॉक्स मैंने ऑन रखा है इधर अपनी स्क्रीन पे। तो भारतीय संविधान में इस तरह की जो बात है कि इक्वालिटी के बाद हम लोग को फ्रीडम का सेक्शन आता है पार्ट 3 में, भाग 3 में, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता से संबंधित सारे प्रावधान दिए हुए हैं। इक्वालिटी का हम लोगों ने देख लिया। इससे संबंधित क्वेरीज मैंने अभी बताया कि क्लास के लास्ट में हम लोग देखेंगे। इसी के बाद जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, उसमें आर्टिकल 19 है। 19(1)(a) जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके सभी इस भारतीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को इक्वालिटी, कुछ भी कहने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके अंतर्गत कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। और इसके अंतर्गत वे सारे अधिकार साथ में आ जाते हैं। जैसे इसमें लिखा तो नहीं है संविधान के अंतर्गत, बस संविधान में जो एक्चुअली मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि उस एक्चुअली है क्या। और इसी के साथ आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये भारत की संविधान है। ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना हो तो यह मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत का संविधान का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन आप लोगों को ये साइट्स पे मिल जाएगा। देखिए, मैंने इस साइट्स पे लिया है। आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग है उसमें देख सकते हैं। इस भारत सरकार का ये वेबसाइट है legislative.government.in। इस पे ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन उपलब्ध हैं, साथ में उर्दू में भी है। और जो डिफरेंट जो हैं यहाँ पे देखिए, सारे सब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का जो है लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा। जो भी संशोधन होने के बाद जो उसके उपरांत जो मिलता है वो सब मिलेगा। इससे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तमिल में भी है, देखिए मलयालम में भी है। खैर हम लोगों को हिंदी इंग्लिश से ही संबंधित है,
तो ये जो सेक्शन है आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप लोग को ऑथोराइज, आप लोगों को डायरेक्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट इससे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का जो सेक्शन है वो इस समय पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। तो पार्ट 3 मैं देखता हूँ, स्क्रीन पे आ जाए। देखिए मूल अधिकार जो है भाग 3 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना आप लोगों को? स्क्रीन पे आ रहा है? कोई एक आदमी बोल दे, मैं समझ जाऊंगा। यस सर, आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक, मूल अधिकार से भाग 3 में है। इसमें 12वें आर्टिकल, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये राज्य की परिभाषा 12वें आर्टिकल में ये दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। इसके बाद 13वें आर्टिकल में मूल अधिकारों के असंगत होने पे उससे संबंधित ये चीजें हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा, मैंने क्लास में ऑनलाइन आप लोगों के जो लेक्चर था, इंटरेक्टिव क्लास तो नहीं था जो, लेकिन जो वीडियो लेक्चर था उसमें इन सभी के बारे में बताया है। आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी आप इसमें पूछेंगे, ठीक है? मैं अभी इस पुरानी चीज़ों पे फिर से आ जाऊंगा, समानता से संबंधित, अधिकार से संबंधित। लेकिन अब हमारा यहाँ पे जो मूल उद्देश्य है, आज का जो टॉपिक है, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। देखिए स्वतंत्र अधिकार ये लिखा हुआ है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है, ठीक है, सभी नागरिकों को। इसमें देखिए एक चीज मैंने पहले बताया था, भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं 2 भागों में उनको विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो व्यक्तियों को है, दूसरा जो है सभी नागरिकों को है। तो ये जो पोर्शन है वो नागरिकों से संबंधित पोर्शन है। इसमें ये सारे जो अधिकार हैं भारत के नागरिकों को मिलते हैं, ठीक है? भारत, अगर कोई वीजा पे आया हुआ है, कोई ऐसा आदमी जो भारत का नागरिक नहीं है, तो उनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नागरिक लिखा हुआ है। हमारा भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संहिताबद्ध है। संहिताबद्ध का आशय ये है कि वेल कोडिफाइड है, जिसमें एक एक शब्द, कॉमा, सेमीकोलन या फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, जिससे कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इस तरह की भावना जो है उसको रोकने के लिए इस तरह से एक एक शब्दों को बहुत ही सोच समझ करके और उसके टर्मिनोलॉजी को क्लियर करके, उसकी शब्दावली का जो शब्द ज्ञान है उसको क्लियर करके रखा हुआ है। उसमें जो 19 का जो है वाक स्वातंत्र का, या जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार है उसको 19(1)(a) के अंतर्गत दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रेस से संबंधित अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सभी नागरिकों को कुछ भी कहने का अधिकार है, कुछ भी प्रेस से संबंधित भी अधिकार भी इसमें इसी के अंतर्गत हो जाता है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम भी इसी आधार पर बनाया गया था कि जो स्टेट अफेयर्स हैं उसमें नागरिकों को क्या जानकारी चाहिए, उससे संबंधित जानकारी लेने का भी अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन ले सकता है। सूचना का जो अधिकार है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जानकारी ले भी सकता है। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, इसी के साथ साथ ये इतना बड़ी आर्टिकल है 19(1) का जो है, उसमें साथ में आपकी प्राइवेसी का भी अधिकार है, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप शांत रह सकते हैं। आपकी प्राइवेसी का भी अधिकार इसके अंतर्गत हो जाता है, यानी आप कुछ कहीं ऐसा ना बोलें कि दूसरे की प्राइवेसी का हनन हो, ये भी होना चाहिए। या मीडिया से संबंधित जो अधिकार हैं वो भी इसके अंतर्गत मिले हुए हैं, यानी कि मीडिया से संबंधित अधिकार हमारे संविधान में अलग से मीडिया का कोई सेक्शन बना करके नहीं दिया हुआ है। मीडिया का जो अधिकार है इसी के अंतर्गत जो है 19(1) का जो ये आप दिख रहा है, ये जो छोटा सा बस आप देख रहे होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इतना ही जो है वाक स्वतंत्र, बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति के साथ, आपको अभिव्यक्ति कोई भी चीज़ आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप नहीं बोल पाते हैं तो आप लिख करके कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, आप सांकेतिक रूप में कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसके अंतर्गत अपने आप आ जाता है। इसी में विरोध करने का भी अधिकार शामिल हो जाता है, इसमें राजनीतिक विरोध करने का अधिकार शामिल हो जाता है, लेकिन सब कुछ नियमों के अंतर्गत होगा, जो मैं आगे वो चीजें आप लोगों को बताता हूँ। फिर शांतिपूर्ण और बिना किसी निरायुध का मतलब बिना किसी
शस्त्र के सम्मेलन करने का अधिकार है, यानी आप लाठी डंडा लेकर के और तलवार और इस तरह से बंदूक लेकर के सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। अगर आप शांतिपूर्वक परमिशन के साथ यदि आप कोई एक सम्मेलन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आपके संविधान में ये दिया हुआ है, इसका आपको अधिकार है। सभी नागरिकों को ये अधिकार है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी संघ बनाने का अधिकार है, मतलब ये कोई भी आप ऑथोराइज्ड रूप से किसी भी प्रकार की सोसाइटी बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, लोगों का संघ बना जा सकते हैं विभिन्न आधार पे। आप जैसे सिर्फ आप मैथिली लोगों का संघ बना सकते हैं, किसी अन्य आधार पे कोई संघ बना सकते हैं, महिलाएं अपना संघ बना सकती हैं। इस आधार पे ये भी आपके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बना है और राज्य इसको रोक नहीं सकता। अगर इसमें से किसी भी क्षेत्र में राज्य अगर रोकता है आपको, तो आप इसके अगेंस्ट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में और 32 के द्वारा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35 के तहत विभिन्न प्रकार के जो उसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसके आधार पे आप लोगों को न्याय प्रोवाइड करेगा और राज्य को इन सभी चीज़ों के लिए रोकेगा। यानी कि अगर वो आपको किसी प्रकार की संघ सोसाइटी बनाने का अधिकार वो राज्य रोकता है, कोई सरकारी अधिकारी रोकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अब वो राज्य कहेगा या न्यायपालिका कहेगी कि नहीं, आप उनको करने दीजिए। फिर इसी के साथ भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बस जाने का भी इसके साथ अधिकार है। एक अधिकार जो है इसमें ये रिपील किया गया है, देखिए च जो है इसके अंतर्गत ये था कि कहीं भी संपत्ति खरीदने का भी अधिकार इसमें शामिल था। जो स्टार आप लोगों को दिख रहा है, मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्टार दिख रहा है आप लोगों को? बोल नहीं रहे हैं, कोई भी एक आदमी बोल तो दे। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ एकदम एकदम, एक आदमी अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूं तो इंटरेक्ट करने के लिए तैयार रहे। फिर ये जो स्टार है इसमें संपत्ति खरीदने से संबंधित अधिकार था जिसको हटा लिया गया। देखिए जब भी हमारे संविधान में इस तरह की कोई चीजें रहेंगी तो ये स्टार लिखा हुआ है ना, ऊपर 2 भी लिखा हुआ है। आप संविधान के अंतर्गत देखने का इसका तरीका है, तुरंत आप इसमें ये नीचे देखें कि ये कि यहाँ पे सीधे इसको दिया हुआ है 1978 में भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, 2, 3, 5 ये सारी चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। ठीक है, तो इसको बाद में हटा दिया गया और इसको संपत्ति के अधिकार जो 300A में इसको एक दर्जा दे दिया गया। यानी फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, लेकिन संविधान के अंतर्गत ये कानूनी अधिकार के रूप में संविधान में ही उपलब्ध है संपत्ति को रखने का। प्राइवेट संपत्ति जो आर्टिकल 31 है, आगे आप लोग उसको भी देखेंगे, उसको भी इसके साथ साथ हटा दिया गया था। वो आपके 300A में यानी 300A नंबर पे अनुच्छेद में ये सारी चीजें वहां पे कर दी गई, यानी यहाँ की चीजें जो हटा करके वहां पे डाल दी गई। फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है ये मैंने बता दिया कि इसको अलग से राइट्स फंडामेंटल मौलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके विशेष अधिकार हैं, सबसे बड़े आपके अधिकार होते हैं जो कि राज्य किसी भी तरह से छीन नहीं सकता है। और इसी आधार पे कोई दूसरा व्यक्ति भी छीनने की कोशिश करता है आपके इन अधिकारों को, तो राज्य का ये दायित्व है कि उसको वो लागू करवाए। यानी कोई व्यक्ति आपको कोई संघ बनाने से रोकता है तो आप इसी आधार पे जा सकते हैं और राज्य उसको प्रोटेक्ट करेगा और आप उसको संघ बनाने के लिए न्यायपालिका जो है विभिन्न प्रकार के आदेश देते हुए वो कार्य करेगी। ठीक है, जो अगला जो है वो वृत्ति या उपजीविका से संबंधित, व्यापार करने से संबंधित, कारोबार करने से संबंधित अधिकार है। यानी आपको अपना कोई भी पेशा अपनाना चाहें वो आप अपना सकते हैं। ये सब कुछ राज्य अधिकार देता है कि ट्रेड करना हो, कोई कॉमर्स से संबंधित हो, कहीं पे भी आप इस प्रकार से अपनी कोई रोजी रोटी भी की कोई काम कर सकते हैं। लेकिन ये सारे अधिकार जितने दिए हुए हैं, अब यहाँ पे प्रतिबंध लगना शुरू होता है आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत। अब देखिए जो सबसे पहला जो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, इन सब चीजों को देखते हुए, यानी आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि कहीं भी आपके देश की संप्रभुता को, अखंडता को चुनौती देती हो, राज्य की सुरक्षा आपकी कहीं पे बाधित होती हो, और किसी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी
खराब होता हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी नेपाल के बारे में ढेर सारी चीज़ें कही जा रही हैं, भारतीय मीडिया में चीन के बारे में कही जा रही हैं या फिर पाकिस्तान के बारे में कही जाती रही हैं। तो इन सभी चीज़ों पे राज्य एक स्तर तक प्रतिबंध लगा सकता है। ये सारा कुछ दिया हुआ है कि ये इन निर्बंधनों के अंतर्गत ये सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। यानी मीडिया जो है एक व्यक्ति की तरह, जितना अधिकार मीडिया को है उतना आपको भी है, और आपको जितना है उतना मीडिया को भी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ सिटीजन्स को 19(1) जो है वो सिटीजन से संबंधित नहीं है, वो मीडिया के साथ भी वो संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ आप जैसे कहीं पे भी और जो है जैसे शिष्टाचार, सदाचार, इससे संबंधित भी जो प्रतिबंध है वो भी लगाए जा सकते हैं। न्यायालय में अवमानना से संबंधित हो, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट को इनके बारे में कोई डिसीजन आता है तो आप उसको ऐसा इस तरह से बात करनी होगी, अब अपनी बात को रखना होगा सार्वजनिक तौर पे, जिसमें कि न्यायालय की अवमानना न हो। अगर ऐसा होता है तो फिर न्यायपालिका भी आपको दोषारोपित कर सकती है। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं, यानी एक पार्टियां दूसरे पार्टी के ऊपर लगाती है या फिर एक राजनेता दूसरे राजनेता के ऊपर लगाते हैं, देखते होंगे आप लोग कि ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक नेता जो है दूसरे नेता को कहता है बहुत सारी चीज़ें, कहता है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, पुल टूट गया तो ऐसा हो गया, तो आपने गबन कर लिया, या फिर सड़कें अच्छी नहीं हैं, आप इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपके राजनीतिक आरोप होते हैं। इसलिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि राजनीति में विरोध करना और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना एक हद तक आवश्यक भी है, और उस आधार पे हम न्यायालय नहीं जा सकते उसको प्रूव करने के लिए। हालांकि एक आपके पास जो मानहानि का जो केस होता है, डिफेमेशन नोटिस होती है, उसके आधार पे आप जा सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल आधार पे हो ना। कोई अगर साक्ष्य दे रहा हो, साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा हो, तो उस आधार पे जो राजनीतिक आक्षेप लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उन आधारों पे वो कोर्ट में दूसरा राजनेता जिनके ऊपर लगाया गया है वो जा सकता है। लेकिन कहीं पर भी, या फिर मीडिया के विरुद्ध भी जाया जा सकता है, यदि मीडिया ने जो तथ्य है उसको तोड़ मरोड़ करके व्यक्तिगत रूप से उसको पेश किया है। लेकिन अगर वो राजनीतिक रूप से अगर कहा जाता है कि पुल अगर गोपालगंज में टूट गया तो वो ऐसी स्थिति क्यों हुई, भ्रष्टाचार है, तो चाहे वो मीडिया बार बार कहती हो, आप कहते हो, कोई राजनेता कहता हो, तो उस आधार पे सरकार चाहे या कोई व्यक्ति जिसको ये पसंद ना आता हो, तो ये कोर्ट में जाकर के अपनी बातों को नहीं कह सकता, क्योंकि एक राजनीतिक आरोप इसको माना जाएगा। और उसमें तथ्य अगर आप पेश करते हैं कि देखिए आपने इतने 1000 करोड़ या फिर इतने 100 करोड़ रुपए लिए थे, इसमें से 3 करोड़ आपने खुद रख लिया और इसका सबूत मेरे पास ये है, यानी आपने एक तथ्य पेश कर दिया। अब तथ्य पेश करते हैं तो उस आधार पे कोर्ट में जाया जा सकता है। आपकी जो विरोधी पार्टी है वो जो भी जिसको ये पसंद ना आए वो जा सकता है कि आपने गलत तरीके से अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अवेल किया है, उसको प्रयोग कर रहे हैं, जिस आधार पे आपको सजा मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप देखें तो युक्त जितने भी प्रतिबंध हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है भारत की, सब जितने भी आपने ऊपर देखे हैं उसमें भारत की प्रभुता अखंडता से संबंधित, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर से संबंधित, मोरालिटी से संबंधित, ये सारी चीजें आप हैं। आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कहीं पे भ्रमण कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा पहन करके आप भ्रमण करें, यानी मोरालिटी का भी उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देखें तो ये सारी चीजें जितने भी आपको स्वतंत्रता से संबंधित, ये वाक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, ये सारा का सारा जो है विभिन्न प्रकार के युक्त निर्बंधनों यानी कि प्रतिबंधों के आधार पे आपको दिया गया है, जिसके प्रतिबंध इसके नीचे हैं, ये क्लियर कट सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको याद करना हो तो आप लोगों को एक मैट्रिक बताता हूं, जैसे काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 19 जो मीडिया से संबंधित है, विरोध करने का अधिकार है, डिबेट एंड रेजिस्टेंस से संबंधित अधिकार है, इसमें या कहीं भी जुलूस धरना प्रदर्शन करने का इसमें अधिकार, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग इसको याद करेंगे कि सभी नागरिक जो है, हम सभी लोग नागरिक हैं, हम सभी लोग आकर के बोलेंगे, कहेंगे आओ, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए
सम्मेलन कर रहे हैं ना, इकट्ठे होंगे, बोलेंगे, सभी को बुलाएंगे, बुलाकर इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के हम लोग एक संघ बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और इसके बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे। ये याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको ऐसे याद किया था और फिर इसके बाद कहीं भी घूमेंगे, संचरण करेंगे, यानी हम लोग घूमने चले जाएंगे और घूमने के बाद कहीं भी हम लोग जहाँ पे अच्छा लगेगा हम लोग जा करके बस जाएंगे और बसने के बाद हम लोग कोई अपना आगे रोजगार करेंगे। तो इस तरह से आप लोग एक एक करके सारा अपने आप इस तरह से कहानी के रूप में अगर आप याद करना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था, आगे बढ़ूं मैं। इसके साथ और आजीविका से संबंधित जो आपका अधिकार है, सारी चीजें हैं उसमें राज्य प्रतिबंध लगा सकता है कि आपको अगर आप कहते हैं कि मुझे कुछ भी करने का अधिकार है तो ऐसा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल खोल लें और आप लोगों को दवाई पट्टी करना शुरू कर दें। तो जब आपको जानकारी नहीं हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस आधार पे भी एक टेक्निकल आधारों पे आप पे अगर आपके पास संबंधित योग्यता है, डिग्री है, उसी आधार पे आपको यह स्वतंत्रता दी जाएगी। ये भी है, ट्रेड करने में भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, यानी सारा कुछ निर्बंधनों के अंतर्गत है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 20 पे आएंगे जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण के संबंध में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग को भी ये अच्छा लगेगा। और देखिए आजकल का ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आगे ये 20 और आर्टिकल 22 जो है इस समय जो समकालीन जो उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित भी है, जो इनकाउंटर वगैरह हुए थे। देखिए किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस कार्य करने के समय अपराध में आरोपित है किसी भी मतलब कि वो अपराध उस समय जब आपको बुलाया जाता है, कहीं अरेस्ट किया जाता है या फिर इस तरह से किया जाता है, तो फिर उसमें उस विधि के अधीन वो विधि के अधीन आपने वो अपराध किया हो, इससे संबंधित वो है। यानी कि मैं इंग्लिश में इसको ज़्यादा क्लियर आर्टिकल होती है, हिंदी में का कुछ इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं कि थोड़ी उसमें दिक्कत आ जाती है समझने और समझाने में। देखिए इसमें है किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जाएगा, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन फॉर ए लॉ इन फोर्स। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी व्यक्ति को अगर हम कानूनी रूप से दोषी साबित करते हैं, अगर वो दोषी साबित होता है तो उसको तब तक दोषी नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय कोई विधि हो उसका उल्लंघन न किया हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सामान्य अर्थों में समझाता हूँ कि यदि मैंने मधेपुरा में या किसी ने किसी की पॉकेट काट ली, ठीक है, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया या इस तरह से कुछ कर लिया, तो यदि उस समय पॉकेट मारने पे उस 1 महीने की सज़ा है तो उसको 1 महीने की ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि उस समय उस डेट में यानी 17 जुलाई को 11 बजे तक ये विधि है कि आप अगर किसी का पॉकेट मारते हैं तो 1 महीने की सजा है। तो ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को आपने ये किया और 17 तारीख को या 18 तारीख को गवर्नमेंट कानून लेते आई कि नहीं इसके लिए हम मृत्यु दंड दे देंगे या फिर 4 महीने की सजा देंगे। तो 4 महीने की जो सजा है वो उस डेट पे लागू होगी जिस डेट से वो इन्फोर्समेंट है, ठीक है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है वो उसको बैक डेट से जो होता है उस आधार पे उसको कानून बना करके उसको ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो अपराध है उसको ख़त्म किया जा सकता हो, न्यून किया जा सकता हो। जैसे आज अगर 4 महीने की सज़ा है, आज 1 महीने की सजा, आगे चल के हम उसको 15 दिन की सजा कर दें, यानी 15 दिन की सजा कट गई। लेकिन आज के डेट में अगर ऐसी बात है तो ये सारा कुछ जो है जब कोई व्यक्ति उस समय अगर कोई अपराध किया हो तो उस आधार पे उस समय के जो विधि उस समय प्रवर्तनीय है, एग्जीक्यूटेड है समाज में, राज्य व्यवस्था में, उसी आधार पे उसको वो सजा दी जाएगी। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसका मतलब ये इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस में डबल जियोपैट्री कहा जाता है। एक बार आपने सजा दे दी, आपने मृत्युदंड दे दिया, फिर
गवर्नमेंट को लगे कि यानी किसी ने कोई अपराध किया है और उसको एक सरकार आई और उसने मृत्युदंड तक उसको दे दिया, न्यायपालिका ने, सॉरी सरकार तो नहीं मृत्युदंड देगी लेकिन उसने पैरवी की उसके बारे में और सारा कुछ हो गया और मृत्युदंड की सजा दे दी गई। फिर दूसरी सरकार आती है या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, तो अब इसको हम फिर से मृत्युदंड दे दें, यानी वो 10 साल उसको सजा हो चुकी है, फिर इसके बाद पता चले कि वो 10 साल काटा बेचारा, इसके बाद फिर उसको मृत्युदंड दे दी जाए। यानी एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती, एक बार के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। ठीक है। और साथ में ये भी है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए, यानी आपसे जबरदस्ती गवर्नमेंट नहीं कह सकती, पुलिस वाले नहीं कह सकते हैं कि आपने अपराध किया है, इसको आप कबूल करिए। ठीक है। यानी 3 इसमें जो है ला है, यानी आपने या किसी अभियुक्त ने कि कोई व्यक्ति, इसमें देखिए व्यक्ति है, सिटीजन्स इसमें नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसमें व्यक्ति का मतलब आप सभी लोग भी आएंगे, सिटीजन्स भी आएंगे और व्यक्ति भी आएगा। ठीक है। और इसी के साथ इसमें यह दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय जो अपराध के लिए जो कानून दिया हुआ है उसका अतिक्रमण नहीं किया है। आज के डेट में अगर मैंने किसी को हल्का सा कुछ कह दिया, अगर मैंने किसी को कह दिया तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ एक गाली के अंतर्गत अगर आज नहीं आता है, तो ये नहीं कि आज मैंने बेवकूफ़ है किसी को कह दिया तो कल वो ऐसा कानून बना दिया जाए कि बेवकूफ़ है कहना एक गाली है और इस आधार पे 2 महीने की सज़ा होगी। तो आज के डेट में मैंने गाली दी है तो एक दिन पहले वाला कानून हमारे ऊपर लागू कर दिया जाए और कहा जाए कि नहीं, अब आपने कल गाली कहा था और आज ये विधि बन गई इसलिए आप अपराधी हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट डेट से कोई भी अपराध से संबंधित जो क्राइम से संबंधित जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है। इसी के साथ दूसरा जो एक व्यक्ति को 2 बार या एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है किसी भी अपराध सिद्धि करने के बाद। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो ये है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी हमारे अंतर्गत ये दिया हुआ है, संविधान के अंतर्गत ये दिया हुआ है। इसके बाद जो सब पूरे संविधान की जो सबसे बड़ी आर्टिकल आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसमें एक जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी दिया हुआ है। इसके अंतर्गत ये है कि किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ये सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ये चीज कहती है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सीधे सीधे जो लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो दिया हुआ है वो हम लोगों के अंतर्गत जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लाया गया और इस आधार पे इन्होंने किया है कि विधि के अनुसार ही उसको अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसको दैहिक स्वतंत्रता और उसके प्राण से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये एक छोटा सा 2 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी 19(1) के साथ 1A के साथ साथ इसके अंतर्गत भी है। इसी में आपको किसी भी तरह का जो जैसे आपको विदेश जाने का मन करता हो या फिर आपको आवश्यक हो कि आपको इलाज कराया जाना है, राज्य उसमें नहीं रोक सकता है, या फिर किसी भी प्रकार से जिससे आपके प्राण से संबंधित अगर कोई चीज़ होती है, उस आधार पे इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत, यानी आपके जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है, वो सारा कुछ इसके अंतर्गत अधिरोपित हो जाता है, जो कि संविधान में वर्णन भले ही न किया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको बाद में डिसाइड कर सकती है। ये इसके बाद 21A आता है, क जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार है। ये बाद में हमारे संविधान के अंतर्गत रखा गया था। देखिए हमारे संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल्स के बीच में देखिए 21 और 22 है ना, तो 21-22 के बीच में एक नया जो 2002 में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो 2002 की धारा 2 द्वारा इसको अंतस्थापित कर दिया गया। ठीक है। तो इस आधार पे अगर आप देखें तो इसमें 21 क में जो शिक्षा का जो अधिकार दिया हुआ है ये 2002 में इसको लाया गया। ठीक है। 46वां संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें 21 और 22 के बीच में इसको डाल दिया गया है। तो 21 का एक नई आर्टिकल जुड़ गई, यानी 21A
इसमें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आप लोग इसके बारे में बहुत जानते होंगे। राइट टू एजुकेशन इसमें जोड़ दिया गया। इसमें जोड़ने का सीधा सा एक आशय ये रहा, इस तरह से जोड़ा जाता है कि इसमें ओरिजिनल, जैसे हमारे संविधान में जो मूल रूप से हम लोगों ने 1949 या 50 में जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 आप कह सकते हैं, उसमें 395 आर्टिकल्स थी। आज भी 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जोड़ने का जो तरीका होता है वो 21 का 22 ऐसे, यानी कि 2 आर्टिकल्स के बीच में उनको घुसा दिया जाता है यदि वो उससे संबंधित है। तो देखिए 21 से संबंधित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अधिकार था। इसमें यह है कि इतना बड़ा ये आर्टिकल है कि इससे संबंधित शिक्षा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, जो कि जीने से संबंधित माना गया। यानी आप जीते हैं और आप निर्धन हैं और आप अशिक्षित हैं, तो आपको राज्य का ये अधिकार है और वो जीने से संबंधित अधिकार माना गया, यानी इतना महत्वपूर्ण अधिकार है। इस वजह से 21 का लाया गया और वो 21 के जस्ट नीचे इसको रख दिया गया और 22 के ऊपर रख दिया गया, जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी, यानी सभी व्यक्तियों को, जो भी 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं, उनको एक तो निःशुल्क और दूसरा कंपल्सरी, सभी को ये शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देना पड़ेगा, यानी राज्य को देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो 86 अमेंडमेंट 2002 में जो लाया गया, उसमें जो हमारी मौलिक कर्तव्य हैं 51 में ए में, उसमें के उपबंध में इसको रख दिया गया कि सभी गार्जियंस का ये दायित्व होगा कि वो अपने पालियों को 6 से 14 साल तक के जो पाले हैं, उनके जो बच्चे हैं, वे गार्जियन या वो पेरेंट्स, उनको पढ़ाई का उनका दायित्व होगा कि वो उनको पढ़ाएंगे। और इसी के आधार पे राइट टू एजुकेशन जो अलग से कानूनी अधिकार लाया गया, यानी जो शिक्षा का अधिकार तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इसके आधार पे जो पार्लियामेंट ने जो विधि बनाई इसी आधार पे, उसके अंतर्गत गार्जियंस को सजा देने का भी प्रावधान करता है राइट टू एजुकेशन। इसी के साथ आर्टिकल 22 है जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। उसमें यह है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कि आपने क्या किया है, और आपको यदि गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उसको आपको मजिस्ट्रेट को के सामने लाना है और साथ में आपको जो वकील हैं उनसे बात करने का, विमर्श करने का, अपने जो पक्ष रखने का अधिकार के लिए जो भी वकील वगैरह है उससे वंचित नहीं किया जाएगा कि आप अपना वकील ना रख सकें या फिर आपको बिना बताए गिरफ्तार कर लिया जाए और उस आधार पे आपको बहुत दिन तक बताया ही ना जाए कि आपने किया क्या है और आपको डिटेन रखा जाए, गिरफ्तारी में रखा जाए। और तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत, देखिए 22 ये सीधे कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपको समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और उसमें जो गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि सीधे लिखी हुई है। इसमें जो आपको आने जाने का समय है उसमें निकटतम मजिस्ट्रेट का वो अवधि उसमें सिर्फ एक्सक्लूडेड है, वो अवधि उससे हट करके है। यानी अगर मजिस्ट्रेट आपका, मान लीजिए मुझे 10 किलोमीटर दूर कहीं गिरफ्तार किया गया है और जो कोर्ट है वो 10 किलोमीटर बाद है, तो अगर मुझे आज के डेट में 17 जुलाई को आज अगर 12 बजे गिरफ्तार किया गया तो कल 12 बजे तक तो मैं डिटेन रह सकता हूं, 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में। इसके बाद अगर 10 किलोमीटर दूर अगर न्यायालय है तो वो 10 किलोमीटर वाला जो समय जो है, मान लीजिए 1-2 घंटा लगता है, उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही करना होगा। ठीक है, और अभी मैं इसके बारे में और डिटेल बता देता हूँ। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल और रह गई है कि निवारक निरोध जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसमें 3 माह से अवधि तक के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं होगा, जब तक कि, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है आपका, इसके अंतर्गत ये लाया गया आर्टिकल 22 है। और आर्टिकल 22 में ये दिया गया है कि 3 माह से जो no law providing for preventive detention shall authorize detention of a person for a longer period than 3 months unless, जब तक कि उसको जज जो है, जज ऑफ हाई कोर्ट वगैरह जो हैं, उनको इस प्रकार से अनुमति नहीं देते हैं, तब तक 3 माह से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं लिया जा सकता। अब देखिए, जो संरक्षण कानून के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, इसका सीधा सा आशय ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको कारण बताया जाए गिरफ्तार करने के लिए,
पुलिस बताया, पुलिस गिरफ्तार के साथ साथ आपको ये छूट दे कि आप अपने ही विरुद्ध, आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा जाएगा, मारा पीटा नहीं जाएगा, और इस आधार पे ये नहीं कहा जाएगा कि आप खुद कहिए कि गवाही दीजिए। जब तक आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई गवाही नहीं देते हैं, तब तक पुलिस के समक्ष दिया गया कुछ भी चीज़ नहीं माना जाता है। इस वजह से ये ऐसी छूट आपको कानून के अंतर्गत मिली हुई है। इसी के साथ आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी एक केस उत्तर प्रदेश में आया, विकास दुबे का जो केस था उज्जैन में, वो गिरफ्तार किया गया, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना था। तो अगर उज्जैन में गिरफ्तार किया गया 12 बजे, तो ऐसा हो सकता था कि 12 बजे के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी पुलिस उसको गिरफ्तार वो मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में प्रस्तुत करती, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। किया चाहे गवर्नमेंट कर मतलब पुलिस ऐसा कर सकती थी, यूपी की गवर्नमेंट हो या फिर जब यूपी को उसको हैंडओवर कर दिया गया उस समय भी वहाँ की कोर्ट में ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके क्योंकि 24 घंटे की अवधि की छूट मिली हुई है पुलिस को, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना है, तो उन लोगों ने वहाँ पे कोर्ट में न ले जा करके यूपी में कोर्ट में ले जाने की उन्होंने बात की। तो इसी समय से मीडिया में ये शक की स्थिति हो गई कि आप इसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रख रहे हैं, और आप यूपी में ही लेकर के जा रहे हैं। ऊपर से आप इसको कार से लेकर के जा रहे हैं, रास्ते जो है खराब है, उबड़ खाबड़ है, 5-7 घंटा 10 घंटा जो भी, शायद 10-12 घंटे का जो भी रास्ता था उससे आप लेकर के जा रहे हैं। गाड़ियाँ इसी वजह से बहुत तेज चलाई जा रही थी क्योंकि जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर उसको लेकर के जाना है, अन्यथा जो मजिस्ट्रेट हैं यानी जो भी न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो पुलिस के विरुद्ध कोई भी इस तरह से मैंडेमस इश्यू कर सकता है, कोई भी जो उसके विरुद्ध कोई भी आदेश ला सकता था कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया है। इस आधार पे उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की छिछाल इधर हो जाती, इसलिए उन्होंने चाहते तो वो हवाई जहाज से लेके आ सकते थे, चाहते तो उनके पास ऑप्शन था कि तुरंत वो उज्जैन के कोर्ट में ही उनको सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में न रख के वहाँ पे लाना अपने आप में सबसे पहले ही ये संकेत मिल गया था। जो भी कानून का जानकार था वो उसको ये पता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। इस वजह से मीडिया वो पीछे उनके पीछे लगी रही। हर एक स्पॉट पे मीडिया के प्रतिनिधि पहले ही रहते थे कि उनको वो चूँकि सेंसेशनल रिपोर्टिंग होती है, इसलिए वो पीछा कर रहे थे कि ऐसा कहीं ना हो कि उनका बाद में इनकाउंटर कर दिया जाए। तो आप देखते हैं कि होता कुछ और है, कानून में लिखा होता है, व्यवहारिकता कुछ और होती है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो जैसे पुलिस भी है उसमें सीधे लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर ले जाना है आपको, जबकि यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि बहुत समय तक पुलिस लोगों को डिटेन करके रख लेती है क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं रहती है, या तो हिम्मत नहीं होती है, या तो उनके पास जानकारी नहीं होती है। किसी व्यक्ति को अगर वो अशिक्षित है तो उसको कैसे वो गिरफ्तार करके बिना किसी कारण के, बिना किसी वारंट के लाया गया। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत आपको पहले ही किसी अपराध करने से पहले ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसका कानून अलग से बना हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन जम्मू कश्मीर में जो अभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया, वहाँ पे एक तरह से गिरफ्तार किया या फिर घर के अंदर नज़रबंद कर दिया। तो उसके करने का मतलब ये रहता है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से वो कुछ अपराध कर सकते हैं, उस आधार पर उनको पहले लेकर के बंद कर दिया जाए। या कोई जैसे चुनाव आ रहा है तो ढेर सारे लोगों को पुलिस जो होती है वो पहले ही बंद कर देती है जेल में, क्योंकि लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई अपराध कर दे। इस आधार पर प्रिवेंटिव यानी किसी भी आधार पे ये कहा जा सकता है कि अगर कोई अपराध कर सकता है उस आधार पे उससे पहले ही उसको बंद कर लिया जाए। उसमें ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं, लेकिन ये सब कुछ उसके विधि सम्मत होना चाहिए। और हाई कोर्ट में जो आप जो 22(4) है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आगे जो आपका आर्टिकल 23 है वो आप देखिए, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो मैं अगली क्लास में आपसे करूंगा। स्क्रीन शेयरिंग में बंद रखता हूं। इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी लोग एंड्रॉयड वगैरह मोबाइल यूज करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ढेर सारे आपके ऐप भी हैं। जैसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलें। हाँ जी दिखाई दे रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित आप डिफरेंट टाइप के ऐप्स हैं वो इंग्लिश में आप ले सकते हैं, मैंने बताया ही था आपको। और इसके साथ साथ आप हिंदी में भी ढेर सारे ऐप वगैरह हैं, जब आप इसमें ऐसे सर्च करेंगे गूगल प्ले में तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी, और इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो एक एक करके आप डाउनलोड करें, देखें, पढ़ें, और उससे संबंधित फिर आगे जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप रख लें हमेशा के लिए। इसी के साथ मैंने जो बताया था कि गूगल क्रोम पे ये आपका जो आर्टिकल है, ये वो वेबसाइट है legislative.government.in, ये भारत सरकार का जो है आर्टिकल है, विधि शिक्षा से संबंधित है, विधायी विभाग लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इससे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ फॉर्म में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और हमेशा अपडेट रखेंगे इसको तो आपको ढेर सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। ठीक है, जो भी नए नए संशोधन होते हैं और वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, भारतीय संविधान आप लोगों के कोर्स में है, आगे भी रहेगा, और एक भारतीय नागरिक को भी ये जानना भी आवश्यक होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आप लोग रख सकते हैं। बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग इसको इस आधार पे अच्छे से देख लें और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग हटाता हूँ। हाँ, तो अब आप लोगों को नेक्स्ट जो भी क्वेरीज हों, जो भी पूछना हो आप लोगों को इससे संबंधित, तो आप पूछें, बताएं क्या क्या आप पूछना चाहते हैं। पहले तो इसी राइट टू इक्वालिटी से संबंधित आप राइट टू फ्रीडम से संबंधित आपको जो पूछना हो वो आप बताइए, और इसके बाद जो पुरानी क्लासेस से संबंधित जो है उससे आप पूछ सकते हैं। बताएं, कोई डाउट्स हैं आप लोगों को? सर एक बात कहना चाह रहे थे। हाँ, कौन है? नाम भी अपना बताएं। प्रियतम सर। हाँ, प्रीतम जी बोलिए। सर एक्चुअली में आपने जो एग्जांपल दिए कि विकास दुबे को वहां गिरफ्तार किया गया, उसमें हम बस एक बात जोड़ना चाहते हैं सर कि जब गिरफ्तारी होती है और जब एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है सर, और एफआईआर दर्ज करने के टाइम से 24 घंटा ये आवर गिना जाता है। एक्चुअली में उस केस में मैं अब ऐड करना चाहता हूँ कि यदि उनको, चूंकि वो जानबूझ करके मंदिर गया था, क्योंकि उस मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे होते हैं, मीडिया होती है, और भी कारण हो सकते हैं, तो इस आधार पे वो मंदिर पे जाने का उसका यही कारण था कि अगर वो 12 बजे गिरफ्तार किया गया है तो उसको अगर एमपी पुलिस जो है एफआईआर करती है, अगर वो 12 बजे नहीं करती है तो ये मजिस्ट्रेट की इच्छा पे भी निर्भर करता है कि वो कहे कि जब आपने 12 बजे गिरफ्तार किया है तो आपने क्यों नहीं किया, वो तो माना वो उसी समय से जाएगा जब से आपने उनको हेल्ड कर लिया, जब से कस्टडी में ले लिया। ठीक है, हाँ, कुछ और? कोई और क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो? पुराने क्लास से संबंधित कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, कुछ भी इस तरह से बताइए आप लोग। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग तैयार रहें इस सब चीज़ों को लेकर के, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, क्लास तब तक की ओवर हो जाएगी। किसी को कुछ कहना है? माइक अपना ऑन कर ले और फिर बोले। 15 लोग हैं इस समय। कौन कौन बोल रहा है? नाम बोले। कौन है? अपनी बात रखिए, अपनी बात बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? बैजयंती जी ने साइट कहा है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी उनको, मैं बाद में उनको मैं इनबॉक्स कर दूंगा। उन्होंने चैट पे लिखा है, सर प्लीज सेंड द साइट वेयर आई कैन गेट एवरीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बैजयंती घोष। मैं इनको बता तो दिया ही था मैं फिर से वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ। ये legislative.government.in, इससे पीडीएफ वर्जन प्राप्त किया जा सकता है, बाकी एंड्रॉयड पे आप लोग देख सकते हैं। ओके हाँ, बताइए। जी, मैं
पीएचडी पूजा कुमारी पीएचडी क्लास की हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं पूजा कुमारी पीएचडी की हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी सर, वो आप बोले ना जो पीएचडी की और कोई है तो वही बता रही थी। अच्छा। जी ओके ठीक है, तब मैं क्लास अब डिस्कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब मुझे लगता है आप लोगों की तरफ से कोई डाउट्स नहीं है। कुछ पूछना है आप लोगों सर को क्वेश्चन? हाँ कौन? नाम पहले बताइए तो मैं आप लोगों को देख सकता हूँ फिर। प्रियतम सर। अपना। हाँ प्रीतम जी बोलिए। क्लास एंड होने से पहले सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हाँ हाँ सर मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने भी पीएचडी के छात्र हैं सबको एकजुट हाँ। करके एक दिन आकर के क्लास सभी विषय पे जो है ना खुल के इस पे चर्चा होनी चाहिए। जो हमारा सिलेबस है उस पे क्या कैसे हम लोगों ने क्या कवर किया है, क्या छूट रहा है थोड़ा सा सर, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर होगी तो स्थितियां साफ हम्म होनी चाहिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सर हम लोग के लिए भी समय निकालिए। एक बार हम सब देखिए लोगों से आप ग्रुप में हैं टाइम लोग आप सर, सब करने का टाइम कोशिश आप करेंगे। लोग अरेंज कर लें। हाँ ठीक है, देखिए मैंने इसीलिए एक कंबाइंड लिया है आप लोगों का। कारण यही था कि आप सिर्फ 2 लोग हैं, आप हैं और एक बैजंती मैडम हैं। 2 लोगों ने ऑनलाइन जॉइन किया है। तो इसी क्योंकि सिर्फ 2 से 3 लोगों में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है कि 20 स्टूडेंट्स हैं और सभी लोग कम से कम पीएचडी वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए साथ में। तो आप सभी लोग ऑनलाइन एक साथ अपना एक बनाएँ तो फिर मैं उसी हिसाब से कर सकता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं। आप लोगों का एक अलग से पीएचडी वाला जो एग्ज़ाम से पहले जो एक प्रिपरेशन से संबंधित हो गया या फिर जो आप लोगों के डाउट्स हैं उससे संबंधित कैसे क्या-क्या होगा उससे मैं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, प्रोसेस के बारे में मैं नहीं बता सकता। आपसे कोर्स से संबंधित चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। प्रोसेस का मतलब ऐसा कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को जो तो नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो मिलेंगी, ठीक है? वो चीजों पे तो बातें नहीं होगी सर। ये हाँ, सिलेबस क्या मैं रहेगा, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा सर? कुछ हाँ, इंटरनल असेसमेंट के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन भी लिए जाएंगे, उसका हुँ, क्या हुँ, ये रहेगा? इस सब विषय पे सर चाह रहे थे हम लोग की ये हो। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अपना अरेंज करिए आपस में, फिर मैं हमसे बताइए कि सर हम इस दिन जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों का एक अलग से पीएचडी से संबंधित क्लास हो जाए, ठीक है? कुछ और आप लोगों को ऐसा तो नहीं है जो पूछना हो अभी? आज जो पढ़ा है इससे पहले जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी अलग से अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ पूछते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मुझे सब कुछ है, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकता हूँ बताने की। ठीक है, फिर आप लोग से आज की क्लास फिर समाप्त होती है। फिर आगे के लिए जो शोषण से के विरुद्ध अधिकार है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कर दिया। मैं कोशिश करूँगा कि जो पीडीएफ वर्ज़न है, वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूँ। जैसे आप लोग भारतीय संविधान का जो व्हाट्सएप जो एडिशन है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों भेज देता हूँ। वो जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है, उससे आप लोग भी उसको देख लेंगे, वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और आप लोग फिर जो भी किताब है, उसको टेक्स्ट बुक को लेते हुए आप उसको कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी ऑर्गेनाइज करना होगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक दिन पहले बता दूंगा। फिर नेक्स्ट डे जो टाइमिंग है मैं मॉर्निंग में क्लियर कर लूँगा किस टाइम पे आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है? ओके मैं अब डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके सर।